Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm Aradhna Tagotra, your paper 1 educator. Today we are going to have a revision of our unit number 6, which is logical reasoning. I have tried to incorporate all the important topics. So these are the topics we are going to cover, in which we have arguments, immediate inferences, syllogism, types of definition, square of opposition, structure of the arguments, and logical fallacies, which consist of formal and informal fallacy. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, हमारा क्रिसमस स्पेशल ऑफर चल रहा है विच इज वैलिड टिल 1 जनवरी 2026. You can use the coupon MERRY35 to avail these discounts. Also, this is the complete foundation course for paper 2 live batch 3.0, which is bilingual, and it is starting from 19th of January 2026. अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट है, आप इस फोन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं. Now, starting our class, now what is an argument? So argument क्या होता है? एक collection of statements होता है जो true या false हो सकते हैं, which is intended to support a conclusion. तो जो हमारे statements होते हैं, they can be either true or they can be either false, and these set of statements, they form an argument which either supports or contradicts the conclusion. Now this is very important, ये आपको पता होना ही होना चाहिए. आर्ग्यूमेंट हमारे दो तरह के होते हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है? GDP, यानी जहां पे हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, वो हमारे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. सो इफ इट्स ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू, द कंक्लूजन विल बी नेसेसरली ट्रू. क्यों? क्योंकि हम जनरलाइज्ड, जो ऑलरेडी जनरलाइज्ड है चीज, हम उससे इन्फरेंस ड्रॉ करके एक पर्टिकुलर सैंपल को ट्रू प्रूफ कर रहे हैं. सो अगर इसके प्रीमाइसेस ट्रू हैं सारे, तो उसका कंक्लूजन भी नेसेसरली ट्रू होना ही होना चाहिए. अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज PIG, यानी हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं. So if its premises provide some ground for its conclusion or makes the conclusion more probable, यहाँ पर जो वर्ड है, की वर्ड है, वो है necessarily true, क्योंकि हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं. लेकिन इंडक्टिव में जो कंक्लूजन्स होते हैं वो प्रोबेबल होते हैं. दे कैन बी ट्रू, दे कैन नॉट बी ट्रू फॉलोइंग द प्रीमाइसेस. इसलिए ये हमारा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है. अब जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, वो या तो वैलिड हो सकता है, वो इनवैलिड हो सकता है. अगर तो वो इनवैलिड है, तो मतलब उसके जो प्रीमाइसेस है वो ट्रू है, लेकिन जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है. वैलिड आगे दो तरह का होता है, साउंड आर्ग्यूमेंट और अनसाउंड आर्ग्यूमेंट. साउंड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? वैलिड आर्ग्यूमेंट तो होता है प्लस ऑल ट्रू प्रीमाइसेस एग्जिस्ट, और अनसाउंड की एटलीस्ट वन प्रीमाइस इज फॉल्स. इनवैलिड है तो ऑब्वियसली वो अनसाउंड होगा, यानी एक प्रीमाइस जो होगा उसका वो फॉल्स होगा ही होगा. इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इट इज ईदर स्ट्रॉन्ग और वीक. वीक क्या हो गए? ट्रू प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन. यहाँ पे ट्रू प्रीमाइस और फॉल्स कंक्लूजन इनवैलिड था, लेकिन इंडक्टिव के केस में उसको हम वीक बोलते हैं. अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो या तो कोजेंट होगा या अनकोजेंट होगा. कोजेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट प्लस ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू, और अनकोजेंट का मतलब क्या होगा? कि एटलीस्ट वन प्रीमाइस इज फॉल्स. नाउ देयर आर 4 टेस्ट टू आइडेंटिफाई इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स. 4 तरह के टेस्ट होते हैं: इंडिकेटर वर्ड टेस्ट, स्ट्रिक्ट नेसेसिटी, कॉमन पैटर्न एंड प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी टेस्ट. इंडिकेटर वर्ड टेस्ट, अगर तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो डिडक्टिव है, तो उसमें जो आपको वर्ड्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? सर्टेनली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, कंक्लूसिवली. क्योंकि जो हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है? जनरल से पर्टिकुलर जाता है, और जो हमारा कंक्लूजन होता है वो नेसेसरली ट्रू होना ही होना चाहिए. इट इज नेसेसरली फॉलोइंग द प्रीमाइसेस. तो जो फॉलो कर रहा है वो, और वो नेसेसरी भी होना चाहिए, तो वर्ड्स लाइक सर्टेनली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, कंक्लूसिवली, ये क्या बताते हैं? 100% श्योरिटी बताते ही बताते हैं. अगर हम इंडक्टिव की बात करते हैं, तो वो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाता है, और जो हमारा कंक्लूजन होता है वो प्रोबेबल होता है. ठीक है, 50-50 चांसेस है. तो probably, likely, plausible, reasonable. So these are the words.
ठीक है, जो हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज करते हैं। फिर आता है स्ट्रिक्ट नेसेसिटी टेस्ट। An argument's conclusion, it either follows with strict logical necessity from its premises or it does not follow. अगर तो आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन फॉलो करता है फ्रॉम इट्स प्रेमाइसिस को, तो हम वो क्या बोलते हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। यही चीज मैंने आपको पीछे बताई थी। और अगर वो फॉलो नहीं करता है, यानी प्रोबेबिलिटी है, इट विल बी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। कॉमन पैटर्न टेस्ट, टू सी इफ द आर्ग्यूमेंट फिट्स द कॉमन इंडक्टिव और डिडक्टिव पैटर्न्स। और प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी क्या है कि it always gives the speaker या writer the benefit of the doubt. So these are the 4 tests to identify whether the argument is inductive or deductive. देखिए, premise, something which is assumed to be true. हम conclusion तक कैसे पहुंचते हैं, through reasoning. और conclusion क्या है, something which is derived from the premises. तो जो हमारा conclusion है और जो premise है, वो या तो true हो सकता है या वो false हो सकता है। लेकिन जो हमारी रीजनिंग होती है वो या तो वैलिड हो सकती है या फिर वो इनवैलिड हो सकती है। देखिए, प्रीमाइस बोल रहा है इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट ए, यू स्टडी हार्ड सो यू विल गेट ए। तो ये क्या हमारा, ये कंक्लूजन है। ये क्या है, ये दोनों हमारे प्रीमाइसेस है। हमने एक रीजनिंग लगाई कि अगर आप मतलब ज्यादा मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो हमने रीजनिंग क्या की कि आपको ए ग्रेड मिलेगा। So false conclusion may come from invalid reasoning or false premises. Only all true premises and valid reasoning can guarantee a true conclusion. अब देखिए, ये आप याद रखेंगे, स्टेटमेंट्स के लिए ट्रूथ होता है यानी ट्रू या फॉल्स होता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट के लिए इट इज ईदर वैलिड और इनवैलिड। तो वैलिडिटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर्ग्यूमेंट एंड ट्रूथ और फॉल्स इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टेटमेंट्स। ट्रूथ और फॉल्स हमारे स्टेटमेंट्स के लिए यूज होता है। अब प्रीमाइस कह रहा है डॉग्स हैव 8 legs, स्पूकी इज अ डॉग, स्पूकी हैज 8 legs। अब जो ये आर्ग्यूमेंट है ना, ये वैलिड है, लेकिन जो इसका कंक्लूजन है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि स्पूकी डॉग है और डॉग के 8 legs नहीं होते हैं, बट ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है। चलिए मैं इधर ही बताती हूँ ये वैलिड क्यों है। हमारे 3 टर्म्स होते हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए, हमारे 3 जो टर्म्स हैं, मेजर, माइनर और मिडल। सो 3 टर्म्स appear exactly twice. अब देखिए 3 टर्म्स, 8 8, डॉग डॉग, स्पूकी स्पूकी, 3 टर्म्स हैं और 2 बार अपीयर हो रही है ना, तो ये हमारा वैलिड है। अब इसमें कौन सा मिडल, मेजर, माइनर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इसीलिए जो ये आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि डॉग के 4 लेग होते हैं, 8 नहीं होते हैं। नाउ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, valid reasoning does not guarantee a true conclusion. Invalid reasoning does not guarantee a false conclusion. A false conclusion does not guarantee invalidity. True premises and true conclusion together do not guarantee validity. No valid argument can have a true premise and a false conclusion. और ये आपकी स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी है। यहां से ये वाली जो 2 चीजें हैं, ट्रूथ और वैलिडिटी, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। देखिए, अब ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, अनसाउंड एंड वीक आर्ग्यूमेंट, और ये उसकी डेफिनेशन दी हुई है। आर्ग्यूमेंट क्या है, हमने पीछे पढ़ा था, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। सो अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आप जैसे करेंगे ए का 4, देखिए ये तीनों ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे और आपका सीधा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सो ए का 4, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, हमारे इंडक्टिव होते हैं। इंडक्टिव ही हमारे स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट यानी हमारा बी का 1 तो नहीं होगा। अगर बी का 1 नहीं होगा तो आप ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या है, इन विच द कंक्लूजन प्रोबेबली फॉलोज फ्रॉम द प्रेमाइस। और वीक आर्ग्यूमेंट क्या होगा कि इट डज नॉट फॉलो। तो बी का क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। अनसाउंड हमारे डिडक्टिव होते हैं, साउंड अनसाउंड। सो अनसाउंड ये आ गया और वीक आर्ग्यूमेंट ये आ जाएगा।
Statement 1 says analogical argument is a type of inductive argument. In analogical argument, it is concluded that two entities alike in some aspect are therefore alike in some other aspect. जैसे मैं बोलती हूँ rat is like a squirrel with some let's say extra fur. ठीक है, जो चूहा है वो गिलहरी की तरह दिखता है, बस ये कि गिलहरी की जो फर होते हैं वो ज्यादा होते हैं थोड़े से. सो ये एक एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है एंड इट इज अ टाइप ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट. इंडक्टिव मैंने आपको बताया था जो हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं. तो हमने रैट देखा और हमने स्क्विरल देखी, तो हमने दोनों को कंपेयर किया. रैट इज लाइक अ स्क्विरल, रैट इज लाइक अ स्क्विरल. ठीक है, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट में हम बोलते हैं कि अगर जो दो एंटिटीज हैं वो एक रिस्पेक्ट में, अब जैसे मैंने यहाँ पे लेट्स से बात की थी कि हाउ दे लुक, ठीक है, मैंने उनके लुक्स पे बात की थी. अगर वो दिखने में एक जैसे हैं तो उनका बॉडी टाइप, जो बॉडी की शेप है वो भी तो एक जैसी है. यानी अगर वो एक एस्पेक्ट में सिमिलर है तो वो बाकी एस्पेक्ट्स में भी तो सिमिलर होंगे. तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे लिख देती हूँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Which of the following statement is true? देखिए, the term true and false apply to the arguments, true and false apply to statements, valid and invalid apply to arguments, cogent non-cogent apply to statements. अब देखिए, जो true और false है वो हमारी statements होती है, valid and invalid arguments होते हैं. So B and C, which is option number C. उसके बाद आता है हमारा टॉपिक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन. कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या है? जैसे हमें स्टेटमेंट दी है ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, जितने भी रोजेज है, जितने भी गुलाब है, सब फूल हैं. अब देखिए, ऑल क्या है हमारा? क्वांटिफायर, क्वांटिटी बता रहा है. ऑल, सब के सब. रोजेस क्या है हमारे? इट इज अ सब्जेक्ट. रोज क्या है हमारा? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है. आर क्या होता है हमारा? कॉप्यूला. जो कनेक्टिंग टर्म्स होती हैं इट इज कॉल्ड कॉप्यूला. और जो फ्लावर्स हैं ये क्या है हमारा? प्रेडिकेट. तो हमारे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में चार पार्ट्स होते हैं विच इज क्वांटिफायर, सब्जेक्ट टर्म, प्रेडिकेट टर्म एंड कॉप्यूला. सो क्वांटिफायर क्या है? अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी. ऑल, सम, नो, ये सब क्या है? हमें क्वांटिटी बता रहे हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? द फर्स्ट कैटेगरी. प्रेडिकेट क्या है? द सेकेंड कैटेगरी, जो सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में आता है. एंड कॉप्यूला क्या है? इट इज द लिंकिंग वर्ड और द कनेक्टिंग वर्ड. लिंकिंग वर्ड और द connecting word which connects the subject and the predicate like is not, are not. प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के बारे दो प्रॉपर्टीज होती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. क्वांटिटी यूनिवर्सल हो सकती है या फिर पर्टिकुलर हो सकती है. यूनिवर्सल में आते हैं हमारे नो, सम, और पर्टिकुलर में आते हैं हमारे सॉरी ऑल और नो आते हैं यूनिवर्सल में, और सम आता है हमारा पर्टिकुलर में. क्वालिटी की बात करें, इट कैन बी ईदर अफर्मेटिव विच इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव, और इट कैन बी नेगेटिव. देखिए, ऑल और एवरी जो हमारा ए प्रोपोजिशन होता है इट इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर की बात आ रही है कि ऑल SRP. सो इट इज अफर्मेटिव एंड इट इज यूनिवर्सल क्योंकि ऑल, एवरी, हर एक चीज इंक्लूड की जा रही है. यूनिवर्सल नेगेटिव ई प्रोपोजिशन, ऑल, नो, नन, SR नॉट या SR नॉट P. तो ये क्या है हमारे? यूनिवर्सल नेगेटिव, क्योंकि बात सबकी की जा रही है कि कोई भी नहीं. पर्टिकुलर अफर्मेटिव, सम, फ्यू. सो सम SRP, सम SRP. यहाँ पे जैसे मैं लिख देती हूँ ऑल SRP, यहाँ पे आ जाएगा नो SRP, यहाँ पे आ गया सम SRP विच इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव, एंड पर्टिकुलर नेगेटिव आ जाएगा सम SR नॉट P. फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन. A term is said to be distributed when it says something definite about all the members. जो डेफिनेटली वो बाकी मेंबर्स के लिए बोल रहा है, हम क्या बोलते हैं कि वो टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब आपको ये वाला सेंटेंस याद रखना है
कि यूनिवर्सल्स एंड नेगेटिव्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जितने भी यूनिवर्सल्स हैं यानी ऑल, नो, और जितने भी नेगेटिव्स होते हैं जैसे नो, नन, वो सब क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। A term is said to be undistributed when it does not say something definite about all the members. वो definitely नहीं बता सकते कि जितने भी members हैं उस कैटेगरी के वो कौन सी प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो जितने भी पर्टिकुलर्स होते हैं, सम, फ्यू, तो ये क्या है? हमारे पर्टिकुलर्स हैं। तो पर्टिकुलर्स एंड पॉजिटिव्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए, all dogs are loyal, no dogs are loyal, some dogs are loyal, some dogs are not loyal। ये हमारा ए प्रोपोजिशन है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है। देखिए, मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि जो भी हमारे ऑल, नो, ये क्या आते हैं? हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड आते हैं। अगर हम ए स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ऑल जो है वो डॉग्स के साथ लगा है ना, तो जो हमारा डॉग्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो लॉयल है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे ही नो डॉग्स, अगेन डॉग्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लॉयल इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि नो डॉग्स आर लॉयल यानी डॉग्स और लॉयल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो नो है वो डॉग्स के लिए भी अप्लाई हो रहा है और जो नो है वो लॉयल के लिए भी अप्लाई हो रहा है, इसलिए दोनों जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है हमारे दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सम डॉग्स आर लॉयल, ऐसे हम बनाएंगे कि सम डॉग्स आर लॉयल। दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो इसलिए ये दोनों ही हमारे क्या होंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सम डॉग्स आर नॉट लॉयल, डॉग्स के साथ लगा है सम, लेकिन लॉयल के साथ तो नॉट लगा है ना, नेगेटिव लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ऑल और नो के साथ लगता है। अब देखिए, ए क्या है? ऑल एस आर पी। क्वांटिटी क्या है? यूनिवर्सल, क्योंकि ऑल है। क्वालिटी क्या है? अफर्मेटिव। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था ऑल एस आर पी, तो जो हमारा एस है सब्जेक्ट वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रेडिकेट क्या होगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नो एस आर पी, यूनिवर्सल, नेगेटिव, बोथ द टर्म्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सम एस इज पी, सो इट इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव, तो सम एस, तो सब्जेक्ट हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, पी वो भी हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद आता है सम एस इज नॉट पी, सो इट इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव, तो सॉरी ये पर्टिकुलर नेगेटिव आएगा, दिस इज पर्टिकुलर नेगेटिव, और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड आएगा और ये डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा। अब देखो, नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स, विच टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड? जब नो डॉग्स, कोई भी डॉग रेप्टाइल नहीं है, so both the subject and the predicate terms are distributed। अगर हम मेजर टर्म की बात करते हैं, the term that appears as the predicate in the conclusion is called the major term। minor term, the term that appears as the subject in the conclusion is the minor term। middle term, the term that appears in both the premises but not in the conclusion is the middle term। major premise, the premise which contains the major term, and minor premise, the premise which contains the minor term। अब देखिए क्या है, जो हमारे सिलॉजिज्म होते हैं, नॉट सिलॉजिज्म, कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म जो होते हैं हमारे, कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म हैव टू प्रीमाइसेस एंड वन कंक्लूजन। देखो, ऑल डॉग्स आर लॉयल, ऑल पग्स आर डॉग्स, ऑल पग्स आर लॉयल, ये हमारी दो स्टेटमेंट्स हैं या फिर हमारी दो प्रीमाइसेस हैं, P1 एंड P2, एंड दिस इज द कंक्लूजन। अब अगर हम कंक्लूजन देखते हैं, मैंने आपको क्या बोला था पीछे, जो कंक्लूजन में सब्जेक्ट होता है वो हमारा माइनर टर्म होता है। कंक्लूजन में ये सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था, ये क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, सो दिस विल बी द माइनर टर्म, लॉयल विल बी द मेजर टर्म। क्यों? क्योंकि ये सब कंक्लूजन का प्रेडिकेट टर्म है। अब माइनर टर्म
जिस भी सेंटेंस में है, माइनर टर्म क्या है हमारी, पग्स, पग्स कौन सी है, P2 में, तो P2 क्या हो जाएगा हमारा, माइनर प्रेमाइस, और लॉयल मेजर टर्म है, लॉयल यहां पर है P1 में, सो P1 विल बी आर मेजर प्रेमाइस। और ऐसा कौन सा टर्म है जो प्रेमाइसिस में है बट कंक्लूजन में नहीं है, डॉग्स, तो जो हमारा डॉग्स होगा इट विल बी द मिडल टर्म। यही चीज पीछे स्लाइड में बताई गई है कि हमारे कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट होगा इट विल बी माइनर टर्म, जो प्रेडिकेट होगा इट विल बी मेजर टर्म, माइनर टर्म जिस प्रेमाइस में होगी वो माइनर प्रेमाइस है, मेजर टर्म जिस प्रेमाइस में होगी वो मेजर प्रेमाइस है, और जो टर्म हमारी दोनों प्रेमाइसेस में है बट वो कंक्लूजन में नहीं है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में डॉग्स था, तो वो हमारी मिडिल टर्म हो जाएगी। देखिए यही मैंने आपको बोला, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस, इट विल बी अ माइनर टर्म, क्यों, क्योंकि ये हमारे कंक्लूजन का सब्जेक्ट है, ये हमारे कंक्लूजन का प्रेडिकेट है, इसीलिए ये हमारी मेजर प्रेमाइस है, ये माइनर प्रेमाइस है, और जो डॉग्स है ये हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। सो एन आर्ग्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, 2 प्रेमाइसेस हैं और एक हमारा कंक्लूजन है। ऑल द 3 टर्म्स दे अपीयर ट्वाइस इन द सिलॉजिज्म। मेजर टर्म हमारा प्रेडिकेट होता है, माइनर टर्म हमारा सब्जेक्ट होता है, और मिडिल टर्म इट इज प्रेजेंट इन बोथ द प्रेमाइसेस। अब हमें आइडेंटिफाई करना है माइनर टर्म को। सम बुक्स आर नॉट एडिफाइंग, ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग, सम इंटरेस्टिंग थिंग्स आर नॉट एडिफाइंग। अब देखो, नॉट एडिफाइंग, नॉट एडिफाइंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, बुक्स, बुक्स, बुक्स हमारा कंक्लूजन में नहीं आ रहा है, सो बुक्स विल बी आर मिडिल टर्म। सो जो हमारा आइडेंटिफाई द, सॉरी, माइनर टर्म, माइनर टर्म क्या है हमारी, यहाँ पे देखिए, जो हमारी बुक्स होगी वो क्या होगी, मिडिल टर्म होगी, जो इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं ये क्या आएगी, माइनर टर्म, और जो नॉट एडिफाइंग है ये क्या आएगा हमारा, मेजर टर्म। तो माइनर टर्म क्या आएगा, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन एंड प्रेडिकेट ऑफ द सेकेंड प्रेमाइस, सेकेंड प्रेमाइस का प्रेडिकेट, सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। देखो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ऐसे एक जी बनाना है, यहाँ पे लिखना है ए, ई, आई एंड ओ। दिस इज ऑल, दिस इज नो, दिस इज सम एंड दिस इज सम नॉट। बस हो गया काम। ए, ओ, आई, ई को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। ए और ई को हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी, आई और ओ को बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी, और ए और आई, ई और ओ को हम बोलते हैं सब ऑल्टर्न। अब कॉन्ट्ररी की बात करते हैं, ए और ई की बात करें, सो दे हैव डिफरेंट क्वालिटीज हैविंग द यूनिवर्सल क्वालिटीज। क्यों, क्योंकि ए और ई हमारे यूनिवर्सल हैं, ऑल एंड नो दीज आर यूनिवर्सल, ये दोनों यूनिवर्सल है, और आई और ओ हमारे पर्टिकुलर्स हैं। तो ए और ई के बीच में क्या है, जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। क्वालिटी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये ऑल की बात कर रहा है, ये नो की बात कर रहा है, ये सब कुछ इंक्लूड करने की बात कर रहा है, ये कुछ भी इंक्लूड करने की बात नहीं कर रहा है। So they differ in quality and they have universal quantities. So they cannot be true together but can be false together. Sub contrary I और O जो नीचे वाले हैं, they have different qualities having the particular quantities. So they cannot both be false but can be true together. वो साथ में सही हो सकते हैं बट साथ में गलत नहीं हो सकते हैं। Some boys are bad, some boys are not bad. ये साथ में गलत नहीं हो सकते हैं लेकिन साथ में सही हो सकते हैं। कुछ लड़के अच्छे हैं, कुछ लड़के अच्छे नहीं हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, ए, ओ, ई एंड आई, सो दे डिफर बोथ इन क्वालिटीज एंड क्वांटिटीज। यानी एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा ही होगा। सब ऑल्टर्न ए, आई, ई, ओ के बीच में होता है, सो दे हैव सेम क्वालिटी बट दे हैव डिफरेंट क्वांटिटीज। सो यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है, मतलब अगर हमारा ए ट्रू है
तो आई भी ट्रू होगा ही होगा, और अगर हमारा आई फॉल्स है तो ए फॉल्स होगा ही होगा। यानी सब ऑल्टर्न में हमारा ट्रुथ जो होता है वो डाउनवर्ड्स होता है, और जो फॉल्स होता है वो अपवर्ड्स होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब ऑल्टर्न। अब देखिए, in a statement all tigers are mammals is given as true, which of the following statements can be immediately inferred to be false? आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ z बनाना है। आपने लिखना है A-E-I-O। हमें क्या दिया है? all tigers are mammals। ए स्टेटमेंट है, ये हमें ट्रू दी है। हमें बताना है फॉल्स कौन सी होगी। हमें पता है अगर ए ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा। सो सम टाइगर्स आर नॉट मैमल्स, ए तो फॉल्स होगा ही होगा। अगर ए फॉल्स होगा ही होगा तो हमने इसको काट दिया। अब अगर ओ फॉल्स है तो अभी मैंने आपको बताया था सब ऑल्टर्न में फॉल्स अपवर्ड्स, तो ई भी फॉल्स होगा, यानी नो टाइगर्स आर मैमल्स, यानी सी भी हमारा होगा। तो ए एंड सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following refers to an attribute of every categorical proposition which is determined by whether the proposition affirms or denies? यानी ये किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। तो ये क्वालिटी की बात हो रही है। देखिए अगेन आप ऐसे कर लीजिए, जी बनाइए, AEINO। इफ सम फ्लावर्स आर पिंक इज फॉल्स, सम फ्लावर्स आर पिंक क्या हो गया? आई। अगर हमारा आई फॉल्स है तो ई हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। आप देख लीजिए ई ट्रू कहाँ पे है? ई ट्रू यहाँ पे है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए ए का सेकेंड। जैसे ही ए का सेकेंड आया हमारे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ई अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स। ठीक, एक और देख लीजिए, इफ नो गर्ल्स आर बर्ड्स, नो गर्ल्स ये चीज ये हमें ट्रू दी है। अगर ये ट्रू है तो जो आई होगा वो क्या होगा? हमारा फॉल्स होगा। आई फॉल्स, आई फॉल्स इधर दिया है, बी का वन, बी का वन। लो, दो स्टेटमेंट से ही आपका क्वेश्चन निकल गया, एंड इट विल हार्डली टेक 5 to 6 seconds अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं तो। अच्छा, उसके बाद आता है हमारी इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस इट कैन बी ईदर डिडक्टिव और इट कैन बी ईदर इंडक्टिव, जो मैंने आपको बताया था। डिडक्टिव जो होता है वो मीडिएट हो सकता है या इमीडिएट हो सकता है। इमीडिएट में आता है हमारे इन्फरेंस बाय ऑपोजिशन या फिर इडक्शन, जिसमें हमारा कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन आता है। और मीडिएट हमारे सिलॉजिस्टिक, नॉन सिलॉजिस्टिक हो सकते हैं। एक बार पेपर में आ चुका है कि जो सिलॉजिस्टिक हमारा इन्फ्रेंस होता है वो कौन से टाइप में आता है। सो इट इज मीडिएट, डिडक्टिव मीडिएटेड। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि जो सिलॉजिस्टिक इन्फरेंस है वो किस टाइप में आता है। सो इट इज डिडक्टिव मीडिएटेड इन्फरेंस। ये मैंने आपको बता दिया। मीडिएट इन्फरेंस क्या है? विच रिक्वायर्स समथिंग मीडिएटिंग, यानी दो प्रेमाइसेस का यूज करके ही हम एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। दिस इज मीडिएटेड इन्फरेंस। इमीडिएट इन्फरेंस क्या है? हमें दो प्रेमाइसेस की जरूरत नहीं है। नो पीपल आर इमॉर्टल देयरफॉर ऑल पीपल आर मॉर्टल। हमने एक ही स्टेटमेंट यूज करके हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आता है कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। ये हमारे इमीडिएट इन्फरेंस का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर इमीडिएट इन्फरेंस, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, और ये उतना ही इजी टॉपिक है। देखिए इमीडिएट इन्फरेंस क्या होता है? सबसे पहले उसमें कन्वर्जन आता है। सो कन्वर्जन क्या है? एन इमीडिएट इन्फरेंस इन विच द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर इंटरचेंज्ड। सबसे इजी, ऑल एक्स आर वाई, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। इसका कन्वर्जन क्या बन जाएगा? ऑल वाई आर एक्स। सिंपल, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, एंड इट इज वैलिड फॉर ई एंड आई प्रोपोजिशंस ओनली। ए और ओ के लिए क्या है? ये इनवैलिड है। ऑब्वर्जन, ऑब्वर्जन में क्या होता है? अगर हमने लिखा ऑल एक्स आर वाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वालिटी चेंज करेंगे। ऑल को हम क्या बनाएंगे? नो बनाएंगे। सो नो एक्स आर वाई, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाया, एंड रिप्लेसिंग द प्रेडिकेट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट क्या है हमारा? वाई, हम इसको क्या बना देंगे? नो एक्स आर
नॉन वाई, प्रेडिकेट का हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो वैलिडिटी क्या है, ए ई आई ओ हर प्रोपोजिशन के लिए वैलिड होता ही होता है, ये होता है ऑब्वर्जन। उसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन क्या हो गया, जैसे ऑल एक्स आर वाई, हमने क्या किया सबसे पहले, रिप्लेसिंग द सब्जेक्ट विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से कॉम्प्लीमेंट कर देना है, तो ऑल नॉन वाई आर एक्स एंड रिप्लेसिंग द प्रेडिकेट विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, ऑल नॉन वाई आर नॉन एक्स। ये क्या हो गया हमारा कॉन्ट्रापोजिशन, एंड इट इज वैलिड फॉर ए एंड ओ प्रोपोजिशन। जो हमारा कन्वर्जन था वो ई और आई के लिए वैलिड था, लेकिन जो कॉन्ट्रापोजिशन है वो ए और ओ के लिए वैलिड है। कन्वर्जन हमने क्या किया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर दिया। ऑब्वर्जन में क्या किया, हमने क्वालिटी चेंज की और उसको प्रेडिकेट को उसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद अगर हम कॉन्ट्रापोजिशन की बात करते हैं, तो रिप्लेसिंग द सब्जेक्ट विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, ये हमारा कॉन्ट्रापोजिशन आ जाता है। अगर वैलिडिटी की बात करते हैं, तो कन्वर्जन हमारा ई और आई के लिए वैलिड होता है, ऑब्वर्जन हमारा चारों के लिए वैलिड है, और कॉन्ट्रापोजिशन हमारा ए और ओ के लिए वैलिड होता है। कन्वर्जन स्वैप एस एंड पी, ऑब्वर्जन के लिए क्वालिटी चेंज करके पी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और कॉन्ट्रापोजिशन में दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना और रिवर्स कर देना, यानी सब्जेक्ट का प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का सब्जेक्ट। अब देखिए, all radically egalitarian societies are societies that do not preserve individual liberties. Which of the following statement is true in reference to the above statement? ठीक है, no radically egalitarian societies are societies that preserve individual, अच्छा obverse, अब obverse में क्या था, इन्होंने सारा obverse पूछा है। हाँ ये देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने obverse किया और यहाँ पे भी obverse है, हम पहले यही देख लेते हैं। obverse में क्या था हमारा, कि हम क्वालिटी चेंज करते हैं और प्रेडिकेट का हम उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ऑल का नो कर दिया, बिल्कुल सही किया। यहाँ पे प्रेडिकेट क्या है, इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं। उसके बाद यहाँ पे भी इंडिविजुअल लिबर्टी, सम रेडिकली एग्लिटेरियन सोसाइटीज, अच्छा सॉरी, यहाँ पे है दैट डू नॉट प्रिजर्व, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे है दैट डू नॉट प्रिजर्व, तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट प्रिजर्व इंडिविजुअल लिबर्टीज, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑल का नो कर दिया, और जो हमारा प्रेडिकेट था दैट डू नॉट प्रिजर्व इंडिविजुअल लिबर्टी, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट किया दैट प्रिजर्व इंडिविजुअल लिबर्टी। ये देखिए, नो रेडिकली एग्लिटेरियन सोसाइटीज आर सोसाइटीज दैट प्रिजर्व इंडिविजुअल लिबर्टीज, हमने ऑब्जर्व किया कि क्वालिटी को चेंज किया, और जो प्रेडिकेट का नेगेशन था, ठीक है, हमने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट किया मतलब हमने उसको कॉम्प्लीमेंट किया। तो अगर वो नेगेटिव था जैसे डू नॉट, तो वो डू प्रिजर्व में कन्वर्ट हो गया। नाउ ऑल एस इज पी, नो एस इज पी, सम एस इज पी, सम एस इज नॉट पी। ऑल एस इज पी, ऑल का क्या किया हमने, नो किया, और पी का नॉन पी कर दिया, ऑब्वर्स जो भी हमने किया था। ए का सेकंड करते ही हमारे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ठीक है, नो एस इज पी, नो का ऑल किया, पी का नॉन पी कर दिया, बी का कर दिया हमने थ्री, चलो बी का थ्री दोनों में है। सम एस इज पी, सम एस इज पी, तो हम क्या करेंगे, सम एस इज नॉट नॉन पी, तो हमारे सी का फोर्थ बन जाएगा और डी का हमारा वन हो जाएगा। सी का फोर, डी का वन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा मूड एंड फिगर। ये फिगर्स की बात की है, देखो मूड, जैसे अगर हमें बोला है ऑल ए आर बी, सम सी आर डी, कंक्लूजन निकला सम सी आर बी, कंक्लूजन निकला सम ए आर सी। अगर हम इसका मूड बताना है तो आपको सिर्फ ये देखना है ये कौन सी प्रोपोजिशन है, दिस इज ए प्रोपोजिशन, सम सी आर बी, दिस इज ई, आई प्रोपोजिशन,
सम ए आर सी, दिस इज आई प्रोपोजिशन, तो इसका मूड क्या हो जाएगा, ए आई आई, दिस इज द मूड। लेकिन जब हम फिगर की बात करते हैं, फिगर हम लोग मिडल टर्म से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो मिडल टर्म का पोजीशन होगा उससे हम लोग फिगर को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमारे मिडल टर्म ऐसा है, ठीक है, यानी P1 का सब्जेक्ट है और P2 का प्रेडिकेट है, तो जो हमारा फिगर होगा इट विल बी फिगर नंबर 1। वहीं पे अगर तो हमारे दोनों प्रेमाइसिस का मिडल टर्म जो है वो प्रेडिकेट है, इट इज फिगर नंबर 2। अगर दोनों प्रेमाइसिस का सब्जेक्ट मिडल टर्म है, इट इज फिगर नंबर 3। और अगर प्रीमाइस 1 का जो मिडिल टर्म है वो प्रेडिकेट है और प्रीमाइस 2 का मिडिल टर्म जो सब्जेक्ट है यानी ऐसे है, तो इट इज फिगर नंबर 4। तो आपने कैसे क्या याद रखना है, ऐसे, ये देख रहे हो, एक W जैसा याद रखिए, ठीक है। तो अगर तो ऐसे है, यानी P1 का सब्जेक्ट और P2 का प्रेडिकेट, इट इज फिगर नंबर 1। ये दोनों अगर प्रेडिकेट जा रहे हैं, इट इज फिगर नंबर 2। दोनों अगर सब्जेक्ट हैं, इट इज फिगर नंबर 3। और अगर P1 का प्रेडिकेट है और P2 का सब्जेक्ट है, इट इज फिगर नंबर 4। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मल फैलेसीज। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, इलिसिट मेजर माइनर, अफर्मिंग द conclusion from the negative premises, fallacy of denying the antecedents, all these are considered to be formal fallacies. Existential fallacy क्या होती है, when a categorical syllogism employs to all to arrive at a sum। देखो एग्जाम्पल, all mice are animals, मैं यहां लिख देती हूँ, all mice are animals, all animals are dangerous, therefore some mice are dangerous। क्या दो ऑल सम कंक्लूड कर सकते हैं? जब आपने बोल दिया सारे माइस एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स डेंजरस हैं, तो क्या कुछ माइस डेंजरस होंगे? नो, दिस इज एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, कि जहां पे दो ऑल प्रेमाइसेस मिलके एक सम का कंक्लूजन निकाल रहा है, दिस इज एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल फैलेसी, अब देखो, all modern feminists are social equality seekers, all proto-feminists are social equality seekers, therefore all proto-feminists are modern feminists। अब देखो यहाँ पर all की बात कर रहे हैं, तो जो मिडिल टर्म है ना, तो वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑल SRP में जो S होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन जो P होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे इक्वालिटी सीकर्स हमारा मिडिल टर्म है और ये दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल मतलब कि इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन प्रीमाइस, कम से कम एक प्रीमाइस में तो उसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन वो दोनों में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, सो इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल फैलेसी। इन अ वैलिड फॉर्म द मिडल टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईदर द माइनर और द मेजर प्रीमाइस, that is each occurrence of the middle term refers to some but not all members। एटलीस्ट उसको एक में तो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए था, इसीलिए ये हमारी फैलेसी होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल फैलेसी। बैड रीजन फैलेसी और आर्गुमेंटिव एड लॉजिकम, डॉग्स आर अफ्रेड ऑफ हाइट्स देयरफॉर डॉग्स डोंट फ्लाई। ठीक है, डॉग्स को हाइट से डर लगता है, लेकिन क्या ये रीजन है डॉग्स इसीलिए नहीं उड़ते हैं? क्या डॉग्स उड़ते हैं? नो, डॉग्स डोंट फ्लाई। बट जो ये रीजन दिया है कि उनको हाइट से डर लगता है इसलिए वो उड़ते नहीं है, ये गलत है। सो इट इज अ बैड रीजन फैलेसी। affirming the consequent, the fallacy of affirming the consequent is a common error in reasoning and it can lead to false conclusions। if I am crying then I am watching a sad movie, I am crying therefore I am watching a sad movie। अगर मैं रो रही हूँ इसका मतलब कि मैं सैड मूवी देख रही हूँ। मैं रो रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक सैड मूवी देख रही हूँ, जरूरी नहीं है। क्या पता मैं अपसेट हूँ, क्या पता मुझे कहीं चोट लग गई है इसलिए मैं रो रही हूँ।
यानी मैंने कॉन्सिक्वेंट, मैं रो रही हूँ और मैंने कॉन्सिक्वेंस पहले ही बता दिया, क्यों? क्योंकि मैं सैड मूवी देख रही हूँ। ये एक फैलेसी है। इफ इट इज रेनिंग द ग्राउंड इज वेट, द ग्राउंड इज वेट देयरफॉर इट इज रेनिंग। जरूरी नहीं है ना, क्या पता किसी ने गार्डन में वो पानी डाला हो प्लांट्स को, इसलिए जो ग्राउंड है वो गीला है, लेकिन हमने क्या बोला? ग्राउंड गीला, इसका मतलब बारिश हुई है। सो दिस इज अ फैलेसी, कि जो कॉन्सिक्वेंस है, जो आउटकम है, हमने उसको पहले ही अफर्म कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा डिनाइंग द एंटीसीडेंट। डिनाइंग द एंटीसीडेंट क्या है? देखिए, इफ इट इज रेनिंग द ग्राउंड विल बी वेट, इफ इट इज नॉट रेनिंग देयरफॉर द ग्राउंड इज नॉट वेट। मतलब अगर पी हो रहा है तो क्यू है, अब पी फॉल्स है, इसका मतलब क्यू भी फॉल्स है। सो द रीजनिंग इज इनवैलिड बिकॉज द ट्रूथ ऑफ क्यू डज नॉट डिपेंड सोलली ऑन पी। ठीक है, ग्राउंड गीला नहीं है, इसका ये मतलब थोड़ी कि बारिश नहीं हुई है, क्या पता आज पौधों में पानी नहीं डला इसलिए ग्राउंड गीला नहीं है। दिस इज डिनाइंग द एंटीसीडेंट। उसके बाद आता है हमारा इलिसिट मेजर। इलिसिट मेजर फैलेसी इट अकर्स व्हेन द मेजर टर्म मैंने आपको क्या बताया था? कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है, यानी द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज यूज्ड इनकरेक्टली इन द प्रेमाइस। देखते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज अ मैन देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल। अब देखो, जो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो ये है मॉर्टल, ये क्या है? हमारा मेजर टर्म, दैट इज द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, इट इज यूज्ड इनकरेक्टली। देखो, मॉर्टल क्या है? हमारा मेजर टर्म है, और यहाँ पे जो मॉर्टल है वो क्या है? हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। when the major term is distributed in the conclusion but not in the premise। तो ये क्या हो गया? हमारा एक इनवैलिड कंक्लूजन निकला। सो ये हमारी एक फैलेसी हो गई इलिसिट मेजर की, कि मतलब जो हमारा मेजर टर्म था वो कंक्लूजन में तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन प्रेमाइस में वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद आता है हमारा इलिसिट माइनर। इलिसिट माइनर क्या है? कि व्हेन द इट अकर्स व्हेन द माइनर टर्म मतलब जो हमारा कंक्लूजन का सब्जेक्ट है। Some penguins can fly. It is used incorrectly leading to an invalid argument. अब देखो यहाँ पे some penguins can fly, some penguins are birds. Incorrect है, so it is illicit minor. बस आपको कंक्लूजन देखना है कि अगर तो ये प्रेडिकेट की बात हो रही है सो इट विल बी अ मेजर टर्म, और अगर सब्जेक्ट की बात हो रही है सो इट विल बी अ माइनर टर्म। देखिए, if capital punishment actually deterred people from committing serious crimes, then it would be justified. But as it does not have that deterrent effect, it is not a justifiable practice. तो कौन सी fallacy का ये example है? It is denying the antecedent. Name of fallacy. All men who understand women are potentially perfect husbands. All potentially perfect husbands are men of infinite patience. Some men of infinite patience are men who understand women. एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कैसे? क्योंकि दोनों प्रेमाइसेस ऑल वाले हैं लेकिन जो कंक्लूजन है वो सम वाला है। सो दिस इज एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, यानी दो यूनिवर्सल मिलकर, टू यूनिवर्सल कैन नेवर मेक पर्टिकुलर कंक्लूजन। दो यूनिवर्सल मिलके एक पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, और अगर ऐसा हो रहा है सो इट विल बी एन एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। No tragic actors are happy men. Some comedians are not happy men. Some comedians are not tragic actors. So this is fallacy of exclusive premises. देखो, no, not, दो negatives, मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बताया था, two negatives या two negative premises can never make a conclusion. दो नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी कोई कंक्लूजन डेराइव नहीं हो सकता है। नो ट्रैजिक एक्टर्स एंड नॉट हैप्पी मैन, दो नेगेटिव से कभी भी एक कंक्लूजन डेराइव नहीं हो सकता। सो दिस इज फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। अब देखिए, an informal fallacy is the one that may be identified through mere inspection of the form or the structure.
Formal fallacy is one that can be detected only through the analysis of content of the argument. हमारे पास जो fallacy है दो तरह की होती है, formal fallacy and informal fallacy. Formal fallacy नाम में ही है form, it is because of the structure. जो हमारा argument का structure of the argument, उसकी वजह से जो fallacy होती है हम उसको formal fallacy बोलते हैं. Informal fallacy क्यों होती है? Because of the content या फिर बिकॉज ऑफ द टॉपिक, जो भी हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, उसकी वजह से. बट यहाँ पे इन्होंने दोनों चीजें क्या लिखी हैं? ऑपोजिट लिखी हैं, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. ये भी हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है. तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. अगेन, all household pets are domestic animals. No unicorns are domestic animals. Therefore, some unicorns are not household pet. Again, existential fallacy. Some birds are not beautiful creatures. ठीक है. All dogs are beautiful creatures. ठीक है. No dogs are birds. देखो, आपने कंक्लूजन देखा, birds ये क्या है हमारा? मेजर टर्म. डॉग्स क्या है हमारा? माइनर टर्म. ठीक है. डॉग्स हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इट इज फाइन. लेकिन बर्ड्स हमारे यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन सम बर्ड्स ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड है. सो दिस इज फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म. समझ आया आपको? तो जो हमारी लॉजिकल फैलेसीज हैं, इट कैन बी, हाँ एक और आती है हमारी फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स. यूजुअली हमारी 3 टर्म्स होती है, मिडल, मेजर, माइनर. बट अगर आपको 4 टर्म्स दिख रही हैं तो वो आती है हमारी फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स. देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, मैंने आपको बता दिया कि जो मिडल टर्म होती है वो एटलीस्ट एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूट होनी ही होनी चाहिए. फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर और माइनर भी मैंने आपको बताया. देखो, जैसे नो रिक्लाइनर्स आर चेयर्स, यहाँ पे चेयर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ पे जो चेयर्स है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है. सो दिस इज मेजर. और यही चीज अगर यहाँ पर होती तो ये हमारी इलिसिट माइनर कही जाती. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. मैंने आपको शॉर्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको सब कवर करवाए हैं. अच्छा, एक और बात, जो हमारी इनफॉर्मल फैलेसीज हैं मैंने उसकी एक अलग से क्लास ले रखी है ऑलरेडी. उसमें मैंने सारी जितनी भी इनफॉर्मल फैलेसीज थी वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं. फॉर इनफॉर्मल फैलेसीज, फॉर्मल फैलेसीज रह गई थी वो मैंने इस क्लास में कवर करवा दी हुई है. वंस अगेन अ क्विक रिमाइंडर, ये हमारा क्रिसमस का स्पेशल ऑफर चल रहा है टिल 1 जनवरी 2026. ये कॉम्बो बैच है और ये हमारा पेपर 1 का अकेला बैच है. एंड हमारा जो फ्रेश बैच है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 19th January 2026 फॉर कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स एंड इट इज हैविंग मल्टीपल वैलिडिटी. फॉर एनी क्वेरी आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं. and these are the social media handles of JC Academy. This is the link for paper 1 group on Telegram. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें. I hope you have liked the class. That is all for today. Thank you so very much. See you soon. Bye bye. Take care and happy learning.